Hello students, how are you? In our previous classes, we were discussing about the properties of D block elements, okay? And we discussed some of the properties like the atomic ionic radius. Second, we discussed about that the ionization energy. Third properties we discussed about the metallic nature, and fourth we discussed about the oxidation states, okay? Now in fifth today's class, we will start with the fifth property, that is the fifth property, which is called catalyst nature, catalytic nature, or we can say that catalytic properties. Catalytic properties। सबसे पहले अपन बात करें तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज का मीन्स क्या है। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज या मेटल जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जो ज्यादातर कैटलिस्ट है वो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और उसमें मेनली बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एक्ट एज कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? कैटलिस्ट की तरह वो बिहेव करते हैं। गॉट इट? ज्यादातर जितने भी अपन बात करें कैटलिस्ट, नॉर्मली जो अपन कैटलिस्ट देखते हैं उन ज्यादातर कैटलिस्ट में या तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, या तो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स। कई जगह पर तो अपन एलिमेंट को काम में लेते हैं, कई जगह पर अपन किसको काम में लेते हैं, उसके कंपाउंड्स को। जैसे अपन बात करें एग्जांपल के तौर पर आयरन, तो ये तो एलिमेंट हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट। या अपन बात करें TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, या CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो ये क्या हो गई, कंपाउंड्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स को अपन किसके तौर पर यूज करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है। अब कैटलिस्ट किसे बोलते हैं, पहले तो इसकी बात कर ले अपन। वो केमिकल रिएक्शंस वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हो। क्या कर देते हो? चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को स्लो या फास्ट, जनरली यहाँ पर जो फास्ट करते हैं उन्हीं को कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे केमिकल्स जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, उनके लिए यहाँ पर जनरली अपन कैटलिस्ट वर्ड काम में ले रहे हैं। ओके, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मेनली कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ओके, अब सवाल ये आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने का कैटलिस्ट की तरह वो ज्यादातर बिहेव क्यों करते हैं? इसका सीधा सीधा जुड़ाव है उनके ट्रांजिशन नेचर से। किसके साथ जुड़ा हुआ है? उनका ट्रांजिशन नेचर से। तो अपन बोल सकते हैं इट इज एसोसिएटेड विथ वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को तो अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट तो अपन जो इम्पिटी डी ऑर्बिटल्स उनके लिए बोलते हैं। तो लेकिन इम्पिटी होता है तभी तो उनमें और वेरिएबल स्टेट्स आएगी। तो एसोसिएटेड विद द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनमें एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती हैं। ये प्रॉपर्टी उनको कैटालाइटिक बिहेवियर शो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल मानी जाती है। तो अपन बोल सकते हैं द कैटालाइटिक एक्टिविटीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, या अपन बोल सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स and their compounds is associated with
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर? अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ये ऐसा करते कैसे हैं, यहां पर होता क्या है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये कैटालाइटिक पावर, कैटालाइटिक बिहेवियर कैसे शो करते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या पाए जाते हैं इनके पास? पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? जो एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, वो इन्हीं पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं। जो अपने पास एम्प्टी, जो पार्शियली फिल्ड या जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, इनका यूज करते हैं वो जो रिएक्टेंट्स हैं उनके साथ कंपाउंड बनाने में। इनका यूज करते हुए क्या बना लेते हैं वो? मेक अनस्टेबल कंपाउंड्स। अनस्टेबल कंपाउंड्स विथ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स के साथ ये अनस्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि जब ब्रेक डाउन होता है तो हमें देता है फाइनल प्रोडक्ट। और जो भी अपन ने यूज किया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो हमें सेम एज इट इज जैसे स्टार्ट में लिया था वो हमें मिलता है। तो ये क्या करते हैं, उनके लिए एक तरीके से उनको एक इंटरमीडिएट चैनल प्रोवाइड करते हैं। अनस्टेबल कंपाउंड बनाकर उनको एक इंटरमीडिएट चैनल प्रोवाइड कराते हैं, जिसके थ्रू रिएक्शंस जो हैं वो काफी ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ होती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, अब ये जो यहां पर जो बात आती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, अब देखो थोड़ा सा कैटलिस्ट की बात करें अपन, ये कि ये इससे क्या फर्क पड़ेगा। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है, अगर मैं उसको एनर्जी का जुड़ाव करूं, तो ये जैसे मान लेते हैं अपन रिएक्टेंट, कोई भी 2-3 रिएक्टेंट जो भी रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये है प्रोडक्ट। हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट की एनर्जी जनरली लेस होती है रिएक्टेंट से। कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके लिए जो रिएक्शन ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। ओके? ये जो एनर्जी गैप है इसे बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। ओके? अंडरस्टैंड? रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के दौरान जब यहां पर पहुंचते हैं तो यहां पर एक रिएक्शन हाइब्रिड बनता है, और फिर वो रिएक्शन हाइब्रिड बनकर टूटकर क्या देता है अपने को? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स जो हैं जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनको एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए होती है, जिसको वो क्रॉस करते हैं, तभी जाकर वो किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में। ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड यहां पर बने हैं, इन इंटरमीडिएट कंपाउंड्स के कारण से ये जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्या होगी? वैल्यू कम होगी। और इस कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट किस में बदल पाएंगे? प्रोडक्ट में। तो ये जो यहां पर कंपाउंड बन रहा है अनस्टेबल जो रिएक्टेंट, वो क्या कर रहा है? इस एनर्जी को कम कर रहा है। क्या कर रहा है? एनर्जी को कम करता है। तो अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट द रिएक्शन प्रोसीड इन दैट वे इन विच द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज मिनिमम। उस वे के अंदर होती है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। हैंस रिएक्शन टेक्स प्लेस स्मूथली एंड फास्ट। इसलिए रिएक्शन जो है वो स्मूथली और फास्ट होती है। गॉट इट? तो एक तो काम ये करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या करेंगे? पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जो अनस्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि इस प्रोडक्ट में बदलते हैं। दूसरा, एनर्जी को, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है
जो क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उसको कम कर देते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट स्पीड के साथ हो। और थर्ड जो ये वर्कआउट करते हैं वो करते हैं जो रिएक्टेंट्स हैं उनको सरफेस प्रोवाइड कराते हैं। ये जैसे मान लेते हैं अपन, थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड सरफेस टू, प्रोवाइड सरफेस टू रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स उनको सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां पर रिएक्शन जो है वो इजीली टेक प्लेस होती है। गॉट इट? ये कुछ ऐसे है काम। ये मान लो अपना दैट इज मेटल सरफेस। तो जो भी रिएक्टेंट्स हैं, जो भी रिएक्टेंट्स हैं वो इसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं। दैट इज रिएक्टेंट। मान लो दैट इज रिएक्टेंट फर्स्ट। अच्छा, इसी तरह से अपन मान ले दैट इज वन मोर रिएक्टेंट, दूसरे टाइप का रिएक्टेंट, फर्स्ट सेकंड। तो यहां पर अब एक सरफेस मिलने के कारण से दोनों की रिएक्शन होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दोनों का रिएक्शन होने का चांस क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे एक सिंपल सी बात करें, आपको मैं बुलाऊं कि बोले भैया एक काम करो, आप मेरे को जो है अपने जो स्टेडियम है उसमें मिलाओ। स्टेडियम इतना बड़ा है, अपनी कहां पर मीटिंग हो, बहुत कम चांसेस हैं। ओके, लेकिन अगर मैं वहां पर ये डिसाइड कर दूं कि जो स्टेडियम है उसके पास में जो कैंटीन है, उसके अंदर जो इंटर करती जो कैंटीन है, वहां पर कैंटीन में मैं मिलूंगा, तो उस कंडीशन में हमारे जो मिलने की जो चांसेस हैं, यानी कि जो रिएक्शन की जो चांसेस हैं वो इंक्रीज्ड हो जाते हैं। तो यहां पर ये जो सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ये इनके बीच की रिएक्शन, अब एक सीधी बात करें, ये चैम्बर है, इसमें पता नहीं कहां पर ये रिएक्टेंट्स हों, लेकिन एक जो कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में ये यहां दोनों पास पास में है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी या रिएक्शन होने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज्ड हो जाते हैं। गॉट इट? तो इस तरीके से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कैटालाइटिक बिहेवियर यहां पर शो करते हैं। गॉट इट? जैसे अपन कुछ एग्जांपल्स लें इसकी, कुछ कैटलिस्ट अपन यहाँ पे लिख रहे हैं जो अपने, हालांकि बुक में और भी बहुत सारे चैप्टर्स में, लेकिन अपन यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जो सबसे पहला जो अपन बात करें दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द वनस्पति घी, डालडा। प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी, डालडा, उसको बनाने की रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो फैटी ऑयल है, जो फैटी ऑयल है यानी कि जो अनसैचुरेटेड जो फैटी ऑयल्स हैं, जैसे अपन सिंपल किसी को भी अपन बात करें तो ये ग्रुप इस तरह से है, एस्टर्स होते हैं ये। हालांकि यहाँ पे आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे, एस्टर्स होते हैं। गॉट इट? तो ये जो यहां पर जो वेजिटेबल ऑयल है, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब समझ आ गया, डबल बॉन्ड है ना, इनकी हाइड्रोजनेशन कराया जाता है। इनका क्या कराया जाता है, हाइड्रोजनेशन, यानी कि इनमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है और वो काम किया जाता है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो निकल मेटल है डी ब्लॉक एलिमेंट उसकी प्रेजेंस में। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और दोनों जगह पर हाइड्रोजन अटैच होती है, बनता है RCH2, CH2COOR, जिसको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड वनस्पति घी, डालडा। समझ गए होंगे, जो कैसा होता है, सैचुरेटेड। घी हमेशा सैचुरेटेड होगा
और ऑयल हमेशा कैसे होता है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होने के कारण ही ये हमारे स्टिक नहीं होता, जो ब्लड वेसल्स है ना, जबकि ये सैचुरेटेड होने के कारण से स्टिकी नेचर यहाँ पर आ जाती है, चिपकता है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं तेल खाओ घी मत खाओ, बाकी मेरी तरफ से तो कुछ भी खाओ, ठीक है। चलिए सेकंड अपन बात करें, प्रिपरेशन ऑफ द अमोनिया। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। जो हैबर प्रोसेस है उससे अमोनिया बनाने की रिएक्शन। हैबर प्रोसेस जो है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती है विद द 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस किसके साथ रिएक्ट करेगी, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके बनाती है 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। यहां पर आयरन और मोलिब्डेनम का मिक्सचर यहां पर डाला जाता है। क्या किया जाता है, आयरन और मोलिब्डेनम का मिक्सचर यहां पर डालते हैं, जिसमें आयरन जो है ये वर्क करता है कैटलिस्ट की तरह। किसकी तरह वर्क करेगा, कैटलिस्ट की तरह। और जो मोलिब्डेनम है इट वर्क एज कैटलिस्ट प्रमोटर। कैटलिस्ट प्रमोटर यानी कि ये तो कैटलिस्ट को कैटलाइज करेगा रिएक्शन को, और ये इस आयरन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। क्या करेगा, आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज्ड करता है। गॉट इट? तो दैट इज कैटलिस्ट एंड दैट इज कैटलिस्ट प्रमोटर। ओके, थर्ड रिएक्शन की अपन बात करें तो जो HNO3 बनाने की जो रिएक्शन है ओस्टवाल्ड मेथड। थर्ड एग्जांपल में अपन बात करें तो ओस्टवाल्ड, वैसे ओस्टवाल्ड तो पूरा नहीं है अपने, तो केवल एक स्टेप लेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ HNO3 बनाने की रिएक्शन के दौरान जो HNO3 अपन बनाते हैं उसकी एक स्टेप है, तो इसको हेडिंग तो नहीं देंगे अपन, सीधा एग्जांपल ही लिख लेते हैं, बाद में यहाँ पे बात करनी है क्या ये। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में जो अमोनिया है, अमोनिया ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, जिसमें से इसकी 3 वॉल्यूम इसकी 5 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लेटिनम एंड 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। प्लेटिनम की प्रेजेंस में 800 डिग्री सेल्सियस पर ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद ये बनाते हैं 4NO नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इस बाद में इस NO का आगे यूज किया जाता है HNO3 बनाने में। तो दैट इज ए वन स्टेप, ये स्टेप ऑफ ए, it is a step of Ostwald method। Ostwald method of preparation of HNO3। HNO3 बनाने की प्रिपरेशन में ये यूज किया जाता है। फोर्थ अपन एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहें तो वी कैन कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल, जिसके अंदर एक और एग्जाम्पल है जिसमें अपन जो एथीन है, चलो थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं वरना दिखेगा नहीं। फोर्थ एग्जाम्पल, इट इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, जो पॉलीथीन बनाने की जो रिएक्शन है, जो पॉलीथीन बनाने की जो अपन रिएक्शन लिखते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है, जिसमें एथीन के n मॉलिक्यूल्स
एथीन जो है उसके एन मॉलिक्यूल्स जो है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 उसकी प्रेजेंस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके बनाते हैं CH2CH2 एन पॉलीमर, जिसको अपन बोलते हैं पॉलीथीन, दैट इज एथीन एंड दैट इज पॉलीथीन। तो इससे बना है, इसलिए बहुत सारे जुड़े तो पॉलीथीन। तो इसको बनाने की रिएक्शन में भी अपन कैटलिस्ट का यूज करते हैं। गॉट इट? तो ये थे फिफ्थ कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसको दिया है। फिफ्थ आता है, सॉरी सिक्स्थ प्रॉपर्टी आएगी, दैट इज कलर। द सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज कलर। ओके, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कलर भी शो करते हैं। क्या करते हैं? कलर्ड, या अपन बोल सकते हैं कुछ जो कंपाउंड्स हैं इनके कलर्ड कंपाउंड्स यहां पर बनते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखने की है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो एलिमेंट है, डी जो ब्लॉक का एलिमेंट है, इस एलिमेंट ने अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर अटेन कर चुका है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर वो अटेन कर चुका है, तो उस कंडीशन में उसका जो कलर होगा वो कलरलेस होगा सॉरी, वो कलरलेस होगा। जो यहां पर सॉल्यूशंस जो इसके बनेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा रहेगा? कलरलेस सॉल्यूशंस बनाते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? कैसा अटेन हो चुका होना चाहिए उसका? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जबकि जिनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने अटेन नहीं किया है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अभी भी उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो उनके जो कंपाउंड्स होते हैं या जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो कैसे होते हैं? कलर्ड सॉल्यूशंस, या अपन बोल सकते हैं कंपाउंड्स। ओके, क्लियर? अब यहां पर आती है बात कि ये ऐसा होता क्यों है। गॉट इट? इसका कारण है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर डी ट्रांजिशन होता है। कलर जो है ये किसके कारण से है? बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। जो लोअर डी ऑर्बिटल्स हैं, ये सिंपली अपन बोले तो T2G और EG, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांजिशन होता है T2G से EG की तरफ, अपन जैसे ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं अपन, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं अपन? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको याद होगा अपन ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े थे, तो उसमें आपको याद होगा T2G कहां थे? नीचे, और EG कहां थे? ऊपर। तो इनमें क्या रहता है, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो अनपेयर्ड हैं, यानी कि जिसके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कहां से कहां शिफ्ट हो जाते हैं? T2G जो ऑर्बिटल्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाते हैं? EG के अंदर ये शिफ्ट होते हैं। कहां पर? T2G से EG के अंदर शिफ्ट होते हैं, और इस शिफ्टिंग के दौरान दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, फ्रॉम विजिबल रीजन,
जो विजिबल स्पेक्ट्रम है या विजिबल रीजन जो है, विजिबल रीजन या स्पेक्ट्रम, उससे ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये एब्जॉर्प्शन के कारण से ये किस कलर के कैसे दिखाई देते हैं? दे अपीयर्ड एज कलर्ड। कैसे दिखाई देते हैं? ये कलर्ड हमें अपीयर होते हैं। गॉट इट? सो दैट इज द रीजन ऑफ कलर। यहां पर मेनली ये पूछा जाता है कि कौन से कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, कौन से नहीं होते, या उसका रीजन पूछते हैं, तो हाफ लाइन का आंसर अपने पास है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डी ट्रांजिशन। ओके, अब नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज, और पूरे डिटेल में अपने को इस पे बात करनी है। दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। 6th आएगा, 7th आएगा? दैट इज 7th। 5th तो था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस तरीके से ये शो करते हैं? ओके, अच्छा, सबसे पहले अपन यहां पर बात करें तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, अब यहां पर पहले तो छोटा सा अलग से बात कर लेते हैं अपन। ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में किसी ऑर्बिटल को, सॉरी, किसी भी एलिमेंट को या उसके कंपाउंड को रखने पर वो क्या बिहेवियर शो करता है, उसकी बेसिस पर मेनली इसे 3 में डिवाइड किया जाता है। अभी तक अपन ने 2 ही पढ़े हैं, 3rd और पढ़ेंगे अपन। मेनली 3 के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज डाईमैग्नेटिक, या जिसके लिए अपन वर्ड काम में लेंगे डाईमैग्नेटिज्म। सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक, एंड थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक। थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक। और जब इसकी प्रॉपर्टी के टाइप में अपन बात करेंगे तो ये लिखा जाएगा डाईमैग्नेटिज्म। एलिमेंट के बारे में बोलेंगे तब तो अपन बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, और जब प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, क्लियर? अब ये यहां पर बात आती है, ऐसा होता क्यों है? यहां पर जो डी ऑर्बिटल्स हैं, अगर अपन बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है किसके कारण से, पहले तो बिल्कुल स्टार्ट से अपन बात करते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा याद है अपन ने डी जो कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे तो उसमें अपन ने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन खैर उसको जान दो, वापस से स्टार्ट से बात करते हैं अपन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं किसके कारण से? इट इज मेनली ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहां पर क्रिएट होती है। गॉट इट? जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का जो जनरेशन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं, द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज 2 टाइप मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये 2 टाइप के मोशन शो करते हैं। क्या करते हैं? 2 टाइप ऑफ मोशंस ये शो करते हैं। सबसे पहला जो मोशन है दैट इज ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन सबसे पहला कौन सा है? ऑर्बिटल मोशन। और दूसरा है स्पिन। सेकेंड इज स्पिन। फर्स्ट इज ऑर्बिटल मोशन और दूसरा अपन बोल सकते हैं स्पिन मोशन। मीन्स क्या है? ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, ऑर्बिटल के अंदर रोटेट होता है। ये तो कौन सा है? ऑर्बिटल मोशन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी तो रोटेट करता है, दैट इज स्पिन मोशन। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है? डी ऑर्बिटल्स में, डी ऑर्बिटल नहीं, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? अपने एक्सिस पर भी स्पिन करता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी स्पिन करता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पिन कर रहा है दैट इज
ऑर्बिटल मोशन और अपनी एक्सिस पर जो कर रहा है दैट इज स्पिन मोशन। गॉट इट? इन दोनों का रिजल्ट होता है टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है जिसको अपन म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, इट इज इक्वल या इट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्बिटल मोशन जिसको अपन डिनोट करते हैं म्यू एल, और स्पिन दैट इज म्यू एस, म्यू एल एंड म्यू एस। तो जो टोटल बनेगा जिसको अपन बोर मैग्नेटॉन में अपन मेजर करते हैं, जो याद होगा आपको, अपन ने डी ब्लॉक जो कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे तो उसमें इसका फॉर्मूला लिखा था दैट इज अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू। याद आ गया होगा? ओके, याद आ रहा है आपको? तो वो तो उसका कैलकुलेशन मैथमेटिकल वैल्यू है। जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो ये जो है ये इक्वल होता है म्यू एल प्लस म्यू एस। जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो दोनों इंडिविजुअल जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं उनके टोटल से निकाला जाता है। गॉट इट? क्लियर? अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, यहां पर अगर अपन बात करें तो जो बोर मैग्नेटॉन के बारे में यहां पर लिखा जाता है कि 1 बोर मैग्नेटॉन किसके बराबर होता है। तो एक मैथमेटिकल वैल्यू के बारे में यहां पर बात है कि 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू द EH अपॉन 4 पाई mc। ओके, इलेक्ट्रॉन्स, प्लैंक कांस्टेंट, पाई आप जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। इससे 1 बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू निकाली जाती है। तो ये केवल एक फॉर्मूला है, बोर मैग्नेटॉन किसके इक्वल कंसीडर किया जाता है। मेन फॉर्मूला अपने को वो ध्यान रखना है। ओके, क्लियर? अच्छा, जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो आउटर एटमॉस्फेयर जो है उससे, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो n-1 डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर होते हैं, इसलिए जो आउटर एनवायरनमेंट है उससे ये काफी ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। क्या रहेंगे? अफेक्टेड यहां पर होते हैं। गॉट इट? क्लियर? मोर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। इट इज देयर द ऑर्बिटल मोशन, इसलिए इनका जो ऑर्बिटल मोशन है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। ऑर्बिटल मोशन जो है क्योंकि सरफेस पे है, सरफेस पर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस उससे अफेक्ट होने के कारण से म्यू एल जो है इट इज लिमिटेड। लिमिटेड का मीन्स मान सकते हैं अपन अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है। इसलिए सीधा सीधा जो म्यू है ये प्रोपोर्शनल बच जाता है, या ये किसके इक्वल हो जाता है? स्पिन के कारण से जो जनरेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट है उसी पर ये डिपेंड करता है। गॉट इट? तो म्यू इज इक्वल्स टू हो जाता है म्यू एस। ओके, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनके कंपाउंड्स यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसमें वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा अपन ने बात किया ही था। अभी अभी जो अपन ने लिखा है फॉर्मूला क्या रहता है यहाँ पर? म्यू इज इक्वल्स टू, मैथमेटिकल बात करें तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट। ओके, इससे इसको निकाला जाता है जहां पर n जो है दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ये डिनोट करता है। गॉट इट? On the basis of the magnetic behavior, there are 3: diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic. About these 3 we will discuss in next class. काफी लंबा टॉपिक है तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।